नमस्कार दोस्तों, मैं होनल आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर बीएड का सिलेबस जो कि है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, इसके बारे में बताएंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पहले हम आपको बता दें कि जो थियरी का नंबर होता है वह 400 का थियरी का पूर्णांक होता है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। देखिए दोस्तों, थियरी में जो होता है वह आपके 4 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। दूसरा पेपर है कंटेम्प्रोररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तीसरा पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण। अब दोस्तों चौथा पेपर है और अंतिम पेपर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। देखिए दोस्तों, जो ये चारों पेपर है इसमें दोस्तों आपके जो थियरी का मार्क होते हैं 90 अंक आपको मिलते हैं। और दोस्तों जो 10 नंबर का होता है या 10 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से मिल जाता है सेशनल के तौर पर। अधिकतर दोस्तों 10 में 10 मिल जाता है या 10 में 9 मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये 90 नंबर का प्रश्न पत्र है इसमें आपको लिखना पड़ता है और यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉपी चेक होती है, उसके द्वारा आपके मूल्यांकन करने पर नंबर मिलता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ईपीसी का। एक आपको दोस्तों फाइल बनवाई जाती है ईपीसी का, जिसमें रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, योगा, एजुकेशन की फाइल बनानी होती है। जिसमें और दोस्तों एक इंटर्नशिप होता है कॉलेज वर्क करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है दोस्तों। तो ये 100 नंबर का यहाँ से आपको मिलता है, यह कॉलेज की तरफ से ही मिलता है दोस्तों। 100 में से आपको 95 90 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का। दोस्तों हम देखते हैं हिंदी में और फटाफट इसको हम आगे बढ़ेंगे। बाल्यावस्था और उसका विकास दोस्तों फर्स्ट पेपर है। इकाई 1 में हमको पढ़ना है अभिवृद्धि और विकास, अर्थ, सिद्धांत, आवश्यकता, बच्चों के लिए इसका महत्व, विकास की अवस्थाएं और इसकी विशेषताएं, बच्चों के विकास में सहायक के रूप में अध्यापक की भूमिका। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विकास के आयाम, शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, संज्ञानात्मक और भाषा विकास तथा इसका पियाजे, इरेक्शन, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में निहितार्थ क्या है, मतलब शिक्षा में किस प्रकार इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है एक बच्चों के विकास पर विभिन्न अभिकरणों का प्रभाव, घर, विद्यालय, पड़ोस एवं समुदाय, घर, समुदाय और स्कूल के बीच अंतःक्रियात्मक संबंध क्या होता है बच्चों का, इसके बारे में है। अब दोस्तों इकाई 2 में हमको पढ़ना है गतिशील सामाजिक परिपक्वता को समझना। इसके अंतर्गत दोस्तों तनाव, संघर्ष, अपराध, आतंकवाद, हिंसा के बढ़ने से शांति स्थापित करने की चुनौतियां और युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन की खराब गुणवत्ता, समूह और सामाजिक संघर्ष कैसे स्कूल प्रणाली को प्रभावित करते हैं और शांति की संस्कृति को पोषित करना। तो अगला पॉइंट है शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन। इसमें दोस्तों अर्थ, उद्देश्य और सामाजिक परिवर्तन की इच्छा का बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की चुनौतियां क्या क्या है, इसको हमको पढ़ना है। अगला पॉइंट है शैक्षिक अवसरों की समानता, संवैधानिक प्रावधान, स्कूल और समुदाय की भूमिका, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अवसर को कैसे बढ़ाएं। अब दोस्तों इकाई 3 में हमको पढ़ना है अधिगम की मानसिक क्रिया, चिंतन प्रक्रिया, संप्रत्यय और उपकरण। अब देखिए दोस्तों चिंतन के प्रकार में अभिसारी, अपसारी, आलोचनात्मक, चिंतनशील, विचारात्मक चिंतन, पारस्विक चिंतन। अगला पॉइंट है मानसिक क्रिया, स्मृति, संप्रत्यय, स्मृति विकसित करने के लिए आव्यूह रणनीतियाँ, कल्पना, अर्थ, प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा में किस प्रकार उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इकाई 4 में हमको पढ़ना है अधिगमकर्ता में वैयक्तिक विभिन्नता, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में अंतर के आयाम, संज्ञानात्मक योग्यता, रुचि, अभिक्षमता, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व मूल्य। और दोस्तों अगला पॉइंट है गार्डनर के विविध बुद्धि सिद्धांत पर केंद्रित करते हुए अधिगमकर्ता में विविध बुद्धि की समझ लाना, भावनात्मक बुद्धि सहित बुद्धि के बदलते संप्रत्यय के प्रकाश में शिक्षण अधिगम का निहितार्थ। अगला पॉइंट है प्रमुख अधिगम शैलियों के आधार पर अधिगमकर्ता में भिन्नता। अब दोस्तों अगला पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अधिगमकर्ता में विभिन्न घरेलू भाषा का अधिगमकर्ता पर प्रभाव और अनुदेशन की परिभाषा, विभिन्न सांस्कृतिक राजधानी का अधिगमकर्ता पर प्रभाव। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक योग्यता के प्रसार पर विविधता पर आधारित समझ होना,
अधिगम में कठिनाई, मंद अधिगमकर्ता और डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक कमी, प्रतिभाशाली, विभिन्नता के बजाय कमी को पूरा करने के लिए भोजन प्रबंध की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों यह थे आपका पहला पेपर, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। अब दोस्तों दूसरा पेपर हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो दोस्तों हम देखते हैं हिंदी में, समकालीन भारत और शिक्षा। देखिए दोस्तों, इकाई 1 है। इकाई 1 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा का सामान्य दृष्टिकोण, भारतीय शिक्षा का सामान्य अभिविन्यास, एक ऐतिहासिक जांच शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रीय आदर्शों को दर्शाते हैं, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत एक विकसित राष्ट्र, राज्य दृष्टिकोण, प्रकृति और प्रमुख विशेषताएं, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राजनीति, संघीय संरचना, शैक्षणिक प्रणाली के लिए निहितार्थ। अगला पॉइंट है, मानव दृष्टि से तैयार शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इकाई 2 के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे शिक्षा का दृष्टिकोण, 4 भारतीय चिंतक। 4 भारतीय चिंतक है, देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, मुक्तवादी अध्यापन, एम के गांधी मतलब दोस्तों राष्ट्रपिता गांधी, आत्मनिर्भरता के लिए बुनियादी शिक्षा। अगला पॉइंट है, अरविंद घोष, एकीकृत शिक्षा के बारे में क्या बताए हैं। जे कृष्णमूर्ति, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा। अब दोस्तों इकाई 3 में हमको पढ़ना है समकालीन भारतीय शिक्षा, चिंताएं एवं मुद्दे, स्कूल शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का अधिकार और सार्वभौमिक पहुंच। पहला पॉइंट है मुद्दे, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारणा, सार्वभौमिक सफलता। अगला पॉइंट है गुणवत्ता और न्याय संगत के मुद्दे। अगला पॉइंट है उपरोक्त की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहुंच के विशेष संदर्भ के साथ खासकर बालिका और कमजोर वर्गों के साथ साथ अलग अलग बच्चों के लिए भी चर्चा की जाएंगी। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम देख लेते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता। इसमें दोस्तों समानता का अर्थ और संवैधानिक प्रावधान। अगला पॉइंट है विद्यमान प्रकृति और असमानता के रूप, प्रमुख और सामान्य समूहों और संबंधित मुद्दे सहित। अगला पॉइंट है स्कूली शिक्षा में असमानता, सार्वजनिक निजी स्कूल, ग्रामीण शहरी स्कूल, एकल शिक्षक विद्यालय और विद्यालय तंत्र में असमानताओं के अनुरूप और असमानताओं की और अग्रसर प्रक्रियाएं। अगला पॉइंट है स्कूली शिक्षा में विभेदक गुणवत्ता, स्कूल की गुणवत्ता में बदलाव। अगला पॉइंट है समान स्कूल प्रणाली का विचार। अब दोस्तों अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार, बिल और प्रावधान। अब दोस्तों इकाई 4 है, अंतिम है राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा आयोग 1964-66 कोठारी आयोग को दोस्तों पढ़ना है। अगला पॉइंट है उदीयमान प्रवृत्तियों में अंतर क्रियात्मकता के बीच। अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रक्रिया और शिक्षा। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास और शिक्षा। अगला पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास और शिक्षा। ये थे दोस्तों समसामयिक भारत और शिक्षा। अब दोस्तों हमको तीसरा प्रश्न पत्र है हमारा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग देखते हैं हिंदी में फटाफट। अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण। इकाई 1 के अंतर्गत व्यक्तिगत विकास के रूप में अधिगमकर्ता। अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत अधिगम और शिक्षण का संप्रत्यय, जिसमें हमको पढ़ना है अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता और महत्व। अगला पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया में चर। इसके अंतर्गत दोस्तों अधिगम कार्य, अनुदेशन, उद्देश्य, अधिगमकर्ता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रवेश व्यवहार, अधिगम शैली, अध्यापक व्यवहार, दक्षता, अपेक्षा, व्यक्तित्व और शिक्षण शैली। अगला पॉइंट है अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रियाप्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि अधिगम और सूचना प्रति प्रक्रिया मॉडल। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगला पॉइंट है अधिगम परिस्थितियों में अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका का, ज्ञान का प्रवाह, मॉडल, सहायक, मध्यस्थ, सह अधिगमकर्ता। अब दोस्तों इकाई 2 में हमको पढ़ना है विकास और अधिगम। अगला पॉइंट है विकास का अर्थ, सिद्धांत, विकास और अधिगम के बीच संबंध। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक एवं उसके अंतर संबंध और पियाजे, इरिक्सन और कोहलबर्ग के प्रासंगिक विचारों का शैक्षिक निहितार्थ। अगला पॉइंट है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में दोस्तों शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक हमको पढ़ना है। दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक विभिन्न चरणों में विकासात्मक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विकास कार्य, किशोरावस्था की चिंताओं के विशेष संदर्भ में हमको पढ़ना है। अगला पॉइंट है संज्ञान का अर्थ, अधिगम में इसकी भूमिका। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक और अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या हैं। अगला पॉइंट है समग्र विकास को सरल बनाना स्वयं और समाज के लिए। अब दोस्तों इकाई 3 में हम लोग पढ़ेंगे
व्यक्ति और पहचान का उद्भव, पहचान निर्माण को समझना, विभिन्न सामाजिक और संस्थागत संदर्भों में रह रहे व्यक्ति के निर्माण में कई पहचान का उद्भव, आंतरिक समन्वय की आवश्यकता, विरोधाभासी पहचान का प्रबंध। अगला पॉइंट है व्यक्तियों और समूहों में पहचान निर्माण के निर्धारक। इसके अंतर्गत जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा और आयु जैसी सामाजिक श्रेणियां। अगला पॉइंट है पहचान निर्माण पर मीडिया, संदेशों, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के निम्न समूह का प्रभाव क्या है। इकाई 4 में हमको पढ़ना है शिक्षा और लोकतंत्र। शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, आधुनिकीकरण और शहरीकरण की आवश्यकता तथा उन्हें संबंधित करने के उपाय। अगला पॉइंट है आदान प्रदान की रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम मुख्य रूप से निर्धारित क्षेत्र यात्राओं और अवलोकन के आधार पर परिचर्चा, प्रश्नोत्तरी, दत्त कार्य का मतलब होता है दोस्तों गृह कार्य के साथ अंतःक्रियात्मक कक्षा, व्याख्यान के माध्यम से आदान प्रदान। ये थे दोस्तों अध्ययनकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं हिंदी में अधिगम के लिए आकलन। इसमें दोस्तों इकाई 1 में पढ़ना है मूल्यांकन या आकलन का संप्रदाय, परीक्षण और मूल्यांकन। अगला पॉइंट है आकलन का स्तर, नामित, क्रमिक, आंतरिक, अनुपातित स्तर। अगला पॉइंट है असतत चर, सतत चर। अगला पॉइंट है निकट संदर्भित तथा मानक संदर्भित मानक। अगला पॉइंट है एक परीक्षण के गुण, विश्वसनीयता, वैधता और मानक। इसमें दोस्तों आपको मैथ के भी जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि दोस्तों एक आपके मैथ क्वेश्चन होते हैं तो एक आपको थियरी लिखने के लिए होता है। तो दोस्तों अथवा वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इस पेपर में अच्छे खासा नंबर भी मिलते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत दोस्तों संप्राप्ति परीक्षण, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण का निर्माण। अगला पॉइंट है बुद्धि का आकलन, बुद्धि का संप्रत्यय, विनय परीक्षण, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत और समूह बुद्धि परीक्षण। अगला पॉइंट है परीक्षण, प्रशासन और अंकन। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का आकलन। इसके अंतर्गत साक्षात्कार, स्वयं प्रतिवेदन, रिपोर्ट, सूची निर्धारण, मापनी, रेटिंग स्केल, प्रक्षेपीय तकनीकी। अब दोस्तों इकाई 3 में हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन की नई प्रविधियां, ग्रेड व्यवस्था क्या है, सेमेस्टर व्यवस्था क्या है, सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रश्न बैंक, कंप्यूटर का प्रयोग और मूल्यांकन। अगला पॉइंट है परीक्षा सुधार के प्रयास, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1992, स्कूली शिक्षा के लिए विकसित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, परीक्षा सुधार पर राष्ट्रीय केंद्रीय समूह स्थिति पत्र, चर्चा, सिफारिशों के विश्लेषण, कार्यान्वयन और उभरती चिंताओं का समावेशित किया हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकाई 4 में ही आती है, तो दोस्तों इसी के बारे में बात कर रहे थे कि यदि आपको यह प्रश्न पत्र या इकाई 4 बहुत कठिन लगे तो इसमें डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आपके जो इधर के इकाई है ये आपको थियरी के तौर पर मिलेंगे और दोस्तों ये आपको मैथ की तरह मिलेंगे, जिसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं जो मैथ ना पढ़ने वाले बच्चे हों उनके लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसमें पढ़ना है आपको शैक्षिक, सांख्यिकी, वर्गीकृत, अवर्गीकृत समंकों के केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापन। अगला है विचलनशीलता का मापन, प्रसार, चतुर्थांक विचलन, मानक विचलन। अगला पॉइंट है मापन की विवेचना। अगला पॉइंट है सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं। इसको दोस्तों पढ़ लेना, क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और 5-7 विशेषताएं हैं, 10 विशेषताएं आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिशतांक और प्रतिशतीय क्रमांक। अगला पॉइंट है श्रेणी क्रम सहसंबंध और शिक्षा में इसकी सार्थकता। अगला पॉइंट है प्रमाणीकृत प्राप्तांक, जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टे 9 प्राप्तांक। तो दोस्तों ये थे आपके अधिगम के लिए आकलन। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ईपीसी। ईपीसी में दोस्तों देखिए आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, इसमें दोस्तों आपको कंटेंट में मिल जाते हैं स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर और दोस्तों महात्मा गांधी और दोस्तों एक है अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो। दोस्तों तो इनमें से आपको 2 विचारक के बारे में आपको विस्तृत रूप से लिखना होता है ईपीसी में, और दोस्तों एक होता है आर्ट एंड एस्थेटिक्स एंड एजुकेशन। ये दोस्तों आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए होता है। और योगा एजुकेशन दोस्तों आपको योगा कराया जाता है आपके कॉलेज में, कम से कम दोस्तों 5-7 दिन का चलता है। जो योगा में आप सीखेंगे वही प्रैक्टिकल फाइल में दोस्तों आप लिखेंगे। तो दोस्तों यह थे आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4 प्रश्न पत्र। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 4 प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे, जो कि दोस्तों 2 प्रश्न पत्र फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों सभी 4 के चारों प्रश्न पत्र कॉमन है, सभी के लिए पढ़ना अनिवार्य है। और दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम और शैक्षिक एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी जिसे आईसीटी बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, दोस्तों ये दोनों प्रश्न पत्र आपको कॉमन होते हैं। और बाकी दोस्तों हिंदी शिक्षण, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसमें दोस्तों आपके ऑप्शनल पेपर मिल जाते हैं जो आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अनुसार आपको चुनना होता है।
अब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपके सिर्फ 2 पेपर होते हैं, समावेशी शिक्षा और दोस्तों लिंग विद्यालय एवं समाज। और दोस्तों फोर्थ पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं, पाठ्यक्रम भाषा, और दोस्तों एक आपको ऑप्शनल चुनना पड़ता है। और दोस्तों जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें यह दोनों पेपर सबके लिए कॉमन होते हैं। सिर्फ दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में आपको यहाँ पर कुछ विकल्प चुनने को मिलते हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में जैसे कि पर्यावरण निर्देशन एवं परामर्श, शांति शिक्षा, यही प्रश्न पत्र आपको चुनने होते हैं। तो और दोस्तों आपको बीएड सेमेस्टर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों बीएड सेमेस्टर से संबंधित सभी जो प्रश्न पत्र हैं जो कि पिछले 1, 2, 3 साल से आए हैं वो सभी प्रश्न पत्र भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा।